नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। संदेश खाली मामले पर कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ कहा कि शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी और पुलिस में से कोई भी कर सकता है गिरफ्तार। ये बहुत ही स्पष्ट और साफ एक तरह से टिप्पणी आदेश कह सकते हैं, ये कोलकाता हाई कोर्ट का है, जो कि सवाल उठाता है कि आखिर इतने बड़े मामले के बाद भी 54 दिन से क्यों है लापता, क्यों नहीं गिरफ्त में आया है शाहजहां शेख। होगी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और विशेषज्ञों के साथ चर्चा इसी विषय पर, साथ ही होंगी देश दुनिया की तमाम और खबरें भी। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा, डीएमके अपना भविष्य सेट करके आपका भविष्य कर रही है अपसेट। झूठा क्रेडिट लेने के लिए रहती है आगे। डीएमके और कांग्रेस देश को बांटने पर तुली। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के थुथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत किया लॉन्च। कहा, आज देश संपूर्ण सरकार की सोच के साथ कर रहा है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के यवतमाल में हजारों करोड़ की कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त के तहत किसानों के खातों में भेजे गए 21,000 करोड़ रुपए। नमो शेतकारी महासम्मान निधि की लगभग 3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त की भी ट्रांसफर। कोलकाता हाईकोर्ट ने 3 मार्च को फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने की दी इजाजत। अदालत का सख्त रुख। कहा, ईडी, सीबीआई या पुलिस कोई भी एजेंसी शेख शाहजहां को कर सकती है गिरफ्तार। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा का धरना प्रदर्शन जारी। हिमाचल में सियासी हलचल। जयराम ठाकुर समेत विपक्ष के 15 विधायक विधानसभा से निष्कासित। सुक्खू सरकार ने ध्वनि मत से पारित कराया बजट। विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बागी कांग्रेस विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई पर फैसला रखा सुरक्षित। नशा मुक्त भारत के लिए केंद्र सरकार कृत संकल्प। गुजरात के कच्छ से सेना और गुजरात एटीएस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर बरामद की 3,000 किलो से अधिक की ड्रग्स। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश को नशा मुक्त बनाने के अभियान में ऐतिहासिक सफलता। और खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के तिरुनेलवेली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा की एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। पीएम मोदी ने दोनों दलों पर अपने परिवार के नाम पर राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया, तो तमिल मछुआरों को बड़ी संख्या में श्रीलंका से छुड़ाने की बात भी कही। तिरुनेलवेली में प्रधानमंत्री का स्वागत करने सड़कों के किनारे बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित एक जनसभा में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान डीएमके और कांग्रेस गठजोड़ पर जमकर राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार तमिलनाडु के बच्चों के भविष्य को अपसेट कर रही है। पहले जो डीएमके के नेता थे, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है, वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भाजपा की मौजूदा केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं कांग्रेस डीएमके के पास न तो विकास का रोड। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा तमिलनाडु की राज्य सरकार विकास कार्यों का क्रेडिट लेने के लिए गलत प्रचार का भी सहारा ले रही है और करदाताओं का अपमान कर रही है। इन्होंने तमिलनाडु में
इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया, आपके टैक्स के मनी का अपमान किया, आपका अपमान किया। ऐसा आंखें बंद करने वाले, पूरी तरह न देख पाने वाले ये डीएमके को अब सजा करने का मौका आ गया है। प्रधानमंत्री ने बीते सालों में कतर से लेकर श्रीलंका व अन्य देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार तमिलनाडु के विकास व अन्य सभी मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील है। प्रधानमंत्री ने युवाओं को रोजगार और शिक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही एक बार फिर 400 पार का नारा बुलंद किया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिन के तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज 17,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने आज तमिलनाडु के थुकुकुडी में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें कंटेनर टर्मिनल, स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल जहाज, रेल लाइन के दोहरीकरण जैसी परियोजनाएं शामिल रहीं। पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के द्वारा तमिलनाडु में किए जा रहे विकास को गिनाया तो कांग्रेस और डीएमके के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला। तमिलनाडु के थुथुकुडी में प्रधानमंत्री ने 17,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सबसे अहम रही वीओ चिदम्बनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला। भविष्य में इसे एक ट्रांसशिपमेंट के हब में बदला जाएगा। डिसैलिनेशन प्लांट, ग्रीन हाइड्रो प्रोडक्शन और बंकरिंग फैसिलिटीज का भी आरंभ हुआ है। इन प्रोजेक्ट से थुथुकुडी और तमिलनाडु ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर बनेगा। आज दुनिया सुरक्षित भविष्य के लिए जिन विकल्पों की ओर देख रही है, तमिलनाडु उसमें बहुत आगे जाएगा। वहीं एक स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने कहा कि एक और मौजूदा केंद्र सरकार राज्य में हाईवे, मोटरवे और रेलवे को बढ़ावा देकर रोजगार और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपीए, कांग्रेस, इंडी और डीएमके सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। परिवार को बढ़ावा देने वाली इन पार्टियों ने राज्य के विकास को कई वर्षों तक लटकाए रखा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज आपका सेवक तमिलनाडु की धरती पर तमिलनाडु का नया भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर के आया है। प्रधानमंत्री ने वाची मनियाची नागरकोइल रेल लाइन के दोहरीकरण के रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 1477 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना कन्याकुमारी नागरकोइल से चेन्नई के बीच ट्रेनों की यात्रा के समय को कम करेगी। वहीं तमिलनाडु के लिए लगभग 4,586 करोड़ रुपए की 4 सड़क परियोजनाओं को लोगों को समर्पित भी प्रधानमंत्री ने किया। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश के 10 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 75 लाइट हाउस को भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और तमिलनाडु के दौरे के बाद प्रधानमंत्री शाम को महाराष्ट्र पहुंचे, जहां उन्होंने 4,900 करोड़ की विकास परियोजनाओं की राज्य को सौगात दी। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त के तहत 21,000 करोड़ रुपए जारी किए, तो महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकारी महासम्मान निधि के 3,800 करोड़ की रकम किसानों को दी। प्रधानमंत्री ने 5.5 लाख महिला एसएचजी को 825 करोड़ रुपए जारी किए, तो 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत की। महाराष्ट्र के विकास को और गति देते हुए प्रधानमंत्री ने यवतमाल में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम ने देश भर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त भी जारी की। इसके तहत 21,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए। पीएम किसान के अंतर्गत 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है। महाराष्ट्र के किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की अतिरिक्त मदद के तहत 88 लाख किसानों को नमो शेतकारी महासम्मान निधि के 3,800 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। पीएम ने कहा कि यूपीए सरकार में महाराष्ट्र से ही कृषि मंत्री होने के बावजूद राज्य के किसानों के लिए काम नहीं हुआ। उस समय दिल्ली से विदर्भ के किसानों के नाम पर पैकेज घोषित होता था और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गांव, गरीब किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ओबीसी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए मोदी आवास घरकुल योजना का भी शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत कुल 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम ने योजना के 2.5 लाख लाभार्थियों को 375 करोड़ रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। पीएम ने मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र से जुड़ी कई सिंचाई परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। 2,750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सिंचाई ढांचा मजबूत होगा। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश के कितने ही गांव पानी के लिए हाहाकार कर रहे थे, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि आज इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लाल किले से मोदी ने हर घर जल की गारंटी दी थी। 4-5 साल के भीतर ही आज हर 100 में से 75 ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुका है। कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से देश की करीब 100 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इनमें से 60 से ज्यादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। महाराष्ट्र के, विदर्भ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी है। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 1,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत नई ब्रॉडगेज लाइनों से विदर्भ और मराठवाड़ा में न केवल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आर्थिक विकास के नए द्वार भी खुलेंगे। पीएम ने 2 ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें कलंब और वर्धा को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा और अमलनेर और न्यू अष्टी को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा शामिल है। पीएम ने कई बड़ी सड़क परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किसान, नौजवान, गरीब और महिलाओं के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने कहा कि उनके अगले कार्यकाल में विकास की यात्रा और तेज होगी। पहली बार मुफ्त राशन की गारंटी मिली है। पहली बार मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उनको मोदी ने पूछा है, उनको पूजा है। गरीब, किसान, नौजवान,
और नारी शक्ति को सशक्त करने का ये अभियान और तेज होने वाला है। आने वाले 5 वर्ष इससे भी अधिक तेज विकास के होंगे। आने वाले 5 वर्ष विदेश के हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाने वाले होंगे। प्रधानमंत्री ने पूरे महाराष्ट्र में 1 करोड़ आयुष्मान कार्डों के वितरण की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यवतमाल शहर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया। योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोगों के लिए आज एक बड़ा दिन था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। संदेशखाली मामले पर ममता सरकार की सुस्ती को देखते हुए मामले की सुनवाई में कोलकाता हाईकोर्ट ने संदेशखाली मामले में कहा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है, उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। संदेशखाली विवाद पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट और 2-2 कहा कि शाहजहां शेख को सीबीआई, ईडी और पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। संदेशखाली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर हमला और साथ ही महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोपित तृणमूल कांग्रेस का नेता शाहजहां शेख बीते 54 दिनों से फरार है। संदेशखाली मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार पर सख्ती बरतते हुए कहा है कि सीबीआई, ईडी और पश्चिम बंगाल पुलिस में से कोई भी तृणमूल कांग्रेस के नेता और मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सकता है। इससे पहले राज्य के एडवोकेट जनरल की अर्जी पर कोर्ट ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया था, जिसमें पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। इसी बीच हाईकोर्ट ने संदेशखाली घटना में गिरफ्तार किए गए बीजेपी नेता विकास सिंह और आईएसएफ नेता आयशा बीबी को जमानत दे दी है। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली जाने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को हाईकोर्ट ने 3 मार्च को संदेशखाली जाने की इजाजत दी है। इस बीच भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी सरकार पर कोर्ट का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत के बार-बार कहने के बाद भी अब तक शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर शेख शाहजहां को संरक्षण दिए जाने का भी आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में संदेशखाली का संदेश पूरे देश में जा रहा है कि किस तरह वहां महिलाओं पर अत्याचार को रोक पाने में एक महिला मुख्यमंत्री पूरी तरह से असफल साबित हो रही हैं। बंगाल के लोगों का भरोसा है अदालत
और बार बार हम लोग देख रहे हैं कि ये सरकार, ममता सरकार, अदालत के अपमान कर रहे हैं। बार बार बोलने के बाद भी आज शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पुलिस मंत्री भी है, उनका निर्देश से आज शेख शाहजहां को पकड़ा नहीं जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का सजा होना चाहिए। शाहजहां शेख, उसके जो साथी है, उनको पकड़ करके कानून के हाथ में लाना चाहिए, लेकिन यहाँ की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं। जो सालों 12 साल से पुलिस वहाँ नहीं गई, आज सैकड़ों संख्या में पुलिस दे करके पूरा आइलैंड को घेर दिया गया, देश से अलग कर दिया गया है। और वहाँ की महिलाएं 2 महीने से लगातार आंदोलन कर रही न्याय के लिए, हम भी उनके साथ हैं। देश खली का संदेश गली गली जा रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार की घटनाओं के बावजूद एक महिला मुख्यमंत्री महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रही है, और ऐसी दुर्गति वहां पर हो गई कि अत्याचार करने वाले खुले में घूम रहे हैं और महिलाओं को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत में क्या होगा जो पश्चिम बंगाल की धरती पर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ संदेशखाली में स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद भाजपा कोलकाता के धर्मतला में धरना प्रदर्शन कर रही है। हालांकि कोर्ट ने बिना माइक्रोफोन के धरना प्रदर्शन की इजाजत दी है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वोटर लिस्ट में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में पत्र लिखा है। भाजपा की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वोटर लिस्ट में कई नाम डुप्लीकेट हैं। डाटा और फोटो से मिलान के बाद वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नामों की पहचान की गई है। बीजेपी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मतदाता सूची में 16,91,000 से अधिक डुप्लीकेट नाम हैं। पत्र में जिक्र किया गया है कि डुप्लीकेट मतदाता सूची से जुड़ी 14,267 पन्नों की रिपोर्ट और पेन ड्राइव भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेज दिया गया है, जिसमें सभी 42 लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र है। बीजेपी ने इन सब की जांच कर आयोग से त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने की मांग की है। आयोग को भेजे गए पत्र पर प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय और शिशिर वाजोरिया के हस्ताक्षर हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों ने यौन उत्पीड़न किया इन महिलाओं का। शेख शाहजहां बीते 54 दिनों से फरार है। ममता बनर्जी सरकार की सुस्ती को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की 2 जजों की बेंच ने स्पष्ट और 2 टूक शब्दों में कहा कि शेख शाहजहां को सीबीआई, ईडी या पुलिस कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। हाईकोर्ट ने यह ऐसे समय कहा है जब सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश ने संवैधानिक और मानव अधिकार संस्थाओं के सदस्यों ने संदेशखाली की महिलाओं की अस्मिता पर गहरी चोट की आप बीती खुद उन महिलाओं से सुनी है, जिस पर ममता सरकार पिछले 54 दिनों से अपनी पार्टी के नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। और यही आज का हमारा विशेष है। चर्चा इसी पे है कि संदेशखाली गुनाहगार की गिरफ्तारी कब। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। प्रियंका टिब्रेवाल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। हमारे साथ पिछले 5 मिनट पहले टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल भी जुड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता जता दी है, तो वो नहीं हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ प्रकाश चांडिल्य जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। कोलकाता हाईकोर्ट का आज का जो एक तरह से दो टूक और साफ शब्दों में ये कहना कि इन तीनों एजेंसियों में से कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जाएगी। शुभेंदु अधिकारी को भी अनुमति दे दी गई है इस इलाके में जाने में। कितनी ताकत मिलती है विपक्ष को, वहां के लोगों को, उन महिलाओं को अपनी आवाज और पुरजोर तरीके से उठाने में और ममता बनर्जी सोई सरकार को जगाने में? आपको बताऊं कि ये जो आज हाईकोर्ट ने कहा है, इसी बात को हाईकोर्ट ने कल भी कहा था। एक याचिका है जो पीआईएल के माध्यम से मैंने कोर्ट में कल डाली थी, जिसमें हमने कहा था कि ये जो औरतों के साथ हो रहा है, पुलिस को ही कहा जा रहा है उनकी कंप्लेन लेने, पुलिस कवरिंग अप कर रही है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, मगर टीएमसी के मंत्री वहां जा रहे हैं। और ये भी कहा था मैंने कि अभिषेक बैनर्जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है, इसीलिए वे लोग शाहजहां को पकड़ नहीं सकते। तो इसको कल ही कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया था
कि किसी तरह का कोई कवच नहीं है। देखिए, जो एक बलात्कारी है, जो कई मामलों में जिसके ऊपर आरोप है इन सारी चीजों का, उसे किस तरह का संरक्षण देगा कोर्ट, और क्यों देगा? तो ये जानते हुए सब कुछ तृणमूल उन्हें संरक्षण दे रहा है, और पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो उन्हें पकड़ना ही नहीं चाहती, बल्कि उन्होंने ही उसे छुपा करके रखा हुआ है। जी, प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, हाईकोर्ट का ये कहना कि ईडी, सीबीआई, पुलिस तीनों एजेंसियों में से कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, क्या ये इशारा साफ है कि ममता बनर्जी से अपना राज्य नहीं संभल रहा, कानून व्यवस्था नियंत्रण में नहीं है? जी तो बिल्कुल, ये तो 25 तारीख को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब तृणमूल पार्टी के नंबर 2 की हैसियत वाले नेता है अभिषेक बनर्जी, जो सांसद भी हैं, उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट की बंदिशों की वजह से राज्य सरकार, राज्य पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। कोर्ट ने 26 तारीख को इस मामले का संज्ञान लिया। प्रियंका जी राज्य की बहुत बड़ी सीनियर एडवोकेट भी है, वो जानते हैं इस बात को, और कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बंदिश नहीं है। और उसके बाद आज ये कहा कि उसे कोई भी गिरफ्तार कर सकता है, राज्य पुलिस हो, सीबीआई हो या ईडी हो। और उसके साथ साथ राज्य सरकार की शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने की जो मानसिकता है उस पर भी प्रश्न उठाया गया। कोर्ट ने इस बात का भी हवाला दिया, जब राज्य सरकार के अधिवक्ता ने यह प्रश्न उठाया कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया जाए, तब कोर्ट ने कहा कि लगता है कि आपको ये पता है कि शेख शाहजहां कहाँ है, लेकिन आपकी उसको गिरफ्तार करने की मानसिकता नहीं है। कोर्ट ने शेख शाहजहां पर पहले से चलने वाले 43 मामलों का भी हवाला दिया। कहा गया कि आप उनमें से किसी भी मामले में गिरफ्तार करें, और इन 43 में से ऋतु कई मामले ऐसे हैं जो जमानत के अयोग्य हैं, जिन पर जमानत नहीं दी जा सकती। उसके बाद आज 54-55 दिन हो गए, राज्य सरकार को महिलाओं की चीख पुकार, उनके आर्तनाद से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं तड़प रही हैं, आज भी आतंक में लोग जी रहे हैं। उनके पतियों को बाहर भेज दिया गया है कि अगर वो इलाके में संदेश खाली मोहल्ले में रहेंगे तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बच्चों को दूर भेज दिया गया है। एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इतनी ज्यादा लापरवाही, और उस पर आज हाई कोर्ट का फैसला। अभी 2 दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, और सारी बातें आई थी, लेकिन उसके बाद आज 2-3 दिन बीत गए हैं, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए राज्य की जो जनता है उसका विश्वास ममता सरकार पर से उठ रहा है, और ये पूरे देश में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। जो सरकार, जिसके मुख्यमंत्री पूरे देश में इकलौती मुख्यमंत्री हैं, वो महिलाओं की शिकायतों पर, उनके साथ दुर्व्यवहारों पर, और जो गरीब लोग हैं उनकी जमीन के जो पट्टे छीन लिए गए, उनके प्रति कोई भी प्रकार की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। और एक अपराधी को जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको संरक्षण देने पर ज्यादा जोर दे रही है। प्रियंका जी, आप भारतीय जनता पार्टी की नेता, अधिवक्ता भी हैं। कोर्ट के इस तरह के स्पष्ट बयानों को आप किस तरह से देखती हैं कि साफ जब कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियों को भी पूरा अधिकार है गिरफ्तार करने का, और प्रकाश जी जिस तरह से बता रहे हैं कि उस इलाके में इस मामले के बाहर आने के बाद भी प्रताड़ना किस तरह से अभी भी जारी है, किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है, तो ममता बनर्जी आखिर क्यों नहीं कुछ कर रही हैं? ये कितना बड़ा नेता है कि क्या ममता बनर्जी सरकार के लिए खतरा बन गया है ये नेता, या इसके पास कुछ ऐसे राज हैं? आखिर ये एक तरह से छुटभैया नेता इतना बड़ा क्रिमिनल के तौर पर और इतने बड़े एक तरह से थ्रेट क्यों हो गया है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि उसे नहीं गिरफ्तार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है राजनीतिक कारण। और वो क्यों? क्योंकि सामने चुनाव है। ममता बनर्जी ने हर एक जिले में, मैं कहती हूँ पश्चिम बंगाल के हर एक जिले में ऐसे गुंडे पाल रखे हैं टीएमसी के नेता के हिसाब से जो काम कर रहे हैं। मैं आपको नाम तक गिनवा सकती हूँ, जैसे कि डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी जहां से एमपी है, वहां जहांगीर नाम का एक गुंडा है, जहांगीर, वो भी यही सारे काम करता है। उसके ऊपर भी यही सारे केसेस हैं। उसके ऊपर भी मर्डर के चार्जेस थे, मगर सीआईडी ने चार्जशीट फाइल करते हुए उनका नाम ही हटा दिया चार्जशीट से। तो ये लोग कैसे पकड़ जाएंगे? और इनका काम क्या रहता है? इनका काम रहता है जबरन वोटों की चोरी करना। इनका काम रहता है कि लोगों को डराकर धमकाकर उनसे उनका वोट छीन लेना। ये लोगों को वोट ही नहीं करने देते। इसीलिए आप देखिए ना, बड़े गर्व से ये कहते हैं और बेशर्मों की तरह ये कहते हैं कि हमें तो लोग जिताते हैं, इसीलिए हम बार बार सरकार में आते हैं। आज मैं कहती हूं कि जो टीएमसी के प्रवक्ता यहां नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि ये लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। इसीलिए किसी भी शो में टीएमसी के भी प्रवक्ता नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जाकर के कहेंगे क्या? जब इनसे ये कहा गया कि औरतों के साथ ऐसा हुआ, तो मुख्यमंत्री कहती है कि ये औरतें झूठ कह रही हैं। मुख्यमंत्री कहती है कि इनको पैसे दिए गए हैं।
अरे आप किसी भी औरत के लिए जांच हुए बिना आपने ये आरोप लगा दिया कि ये झूठ कह रही हैं, तो ऐसी मुख्यमंत्री से यहाँ पर किसी को क्या सुरक्षा मिलेगी? यहाँ पर किसी प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी 16 लाख से से ज्यादा मतदाताओं, डुप्लीकेट मतदाताओं की एक सूची लेके भी चुनाव आयोग पहुंची है। ये जो डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची है, इसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि इसमें क्या तथ्य सामने आए हैं, ये किन इलाकों से है, कौन से ऐसे नाम हैं? देखिए, ये कैसे नाम है मैं आपको बताती हूँ। एक ही नाम को 3 बार दिया गया है उस वोटर लिस्ट में, 3 बार रिपीट किया गया है। क्यों? क्योंकि इनके गुंडे ही अंदर बैठते हैं वोट कराने के लिए। यानी एक आदमी अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर के 3 बार वोट देने जाएगा, और ये अंगुली में जो स्याही लगाते हैं वो लगाएं या ना लगाएं, इनको कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। क्या इलाके भी चिन्हित किए गए हैं प्रियंका जी इसमें? जो लोग मर चुके हैं प्रियंका जी, 42 लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, क्या प्रमुख इलाके भी हैं इसमें? जी बिल्कुल, जहां माइनॉरिटी की तादाद ज्यादा है वहां पर ये और ज्यादा किया गया है कि वहां पर डर का माहौल रहे, लोग उनसे प्रश्न ना कर पाए। जो मर चुके हैं लोग, उनके नाम भी डाले गए हैं। अब ये मरे हुए लोगों का भी वोट डलाएंगे। तो इसीलिए देखिए, ये जो बार बार कहते हैं ना कि हम तो जीत के आए हैं, जीत के, अरे आप लूट के आए हैं, आप लूट के आते हैं। और अगर जिस जगह पर, जहां पर बीजेपी बहुत पावरफुली मतलब मजबूत तरीके से है, वहां पर ये क्या करते हैं, ऐसे ही औरतों का बलात्कार करा देते हैं, उनके घरों के मर्दों को झूठे केसेस में फंसा देते हैं। प्रकाश जी, एक ऐसा राज्य जिस राज्य की मुख्यमंत्री महिला हो, जिस राज्य में महिलाएं रो रो के उस इलाके की ये कह रही हूं कि उनके साथ किस तरह का भीषण अत्याचार हो रहा है, उस पर अगर 54 दिन हो गए हैं और शेख शाहजहां नहीं गिरफ्तार होता है, तो क्या ममता बनर्जी की सरकार पर, उनकी व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते हैं? साथ ही एक सवाल और प्रकाश जी, आप पश्चिम बंगाल के हैं, क्या इस तरह के गुंडे, इस तरह के माफिया पश्चिम बंगाल की राजनीति में पहले भी हावी रहे हैं? क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जिसमें ईशा लश्कर है, मजीद मास्टर है, ये भी सुंदरबन इलाके के वो तमाम एक तरह से अपराधी रहे हैं जिनके साथ इस तरह के मामले जुड़ते रहे हैं। तो यही तो बंगाल का दुर्भाग्य रहा है कि बंगाल में 34 वर्षों के वामपंथी शासन में यही पैटर्न काम करता था कि इस प्रकार के गुंडों को, इस प्रकार के बदमाशों को सत्ता संरक्षण देती थी और उन्हें इस प्रकार की छूट होती थी कि वो अपने इलाके में जितना दबदबा बना सकते हैं वो दबदबा बनाएं और चुनाव के समय, मतदान के समय में उनकी पार्टी को वोट दिलवाने का काम करें। उसके अलावा वो जो कुछ कर सकते हैं वो अपना करें, उन्हें पूरी छूट है। और मैं सबसे आश्चर्य की बात आपको ये बताऊं, ये शाहजहां हो या उत्तम हाजरा हो, या उत्तम सरदार हो या शिबू हाजरा हो, पूरे बंगाल के जितने जिले हैं सभी जिलों में इनके संस्करण मिल जाएंगे। हर क्षेत्र के अंदर में, हर इलाके के अंदर में, कलकत्ता महानगर में भी, यहाँ बंगाल में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर में इनकी पार्टी के जो नेता होते हैं वो इस प्रकार के दबंग होते हैं कि लोगों पर दबाव बना करके रखें, मतदान का काम करें और बाकी लूट करें। आप देखिए, संदेश खाली की महिलाएं निकल करके कह रही हैं कि जब वो पुलिस में शिकायत करने जाती हैं तो पुलिस उन्हें कहती है कि तुम शाहजहां से जाकर सेटलमेंट करो। जब किसी जमीन की कोई बात आती है, गरीब आदमी वहां जाता है, तो कोई गरीब शिक्षक वहां जाता है तो उसे कहा जाता है उत्तम सरदार के पास जाओ, महिला जाती है तो शिबू हाजरा के पास जाओ। तो जो गुनाहगार है उसी गुनहगार को अगर सेटलमेंट की जिम्मेदारी दे दी जाए, और पुलिस तो इतनी नाकारा है यहाँ पर कि सामान्य आदमी के मामले तक नहीं लेती। आप जिस मतदाता सूची की बात कर रहे थे ऋतु, उस पर मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल है जहां किसी बूथ पर 947 वोट हुआ करते थे और वहां पर 1005 मतदान हुआ। 947 सीट, इस 947 वोट, जिसमें आप मानकर चलिए कुछ लोग नहीं आए होंगे, 10-5% का तो होता ही है, और उसके बावजूद उसमें 1005 वोट गिरे थे। इस बात को भूला नहीं जा सकता। और ये मतदाता सूची में ये जो लोग हैं, इनके लिए रहने का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाता है। ये कहने की, इसमें दोहराने की आवश्यकता नहीं, पूरा जानता है, कोट अनकोट सभी जानते हैं, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ करके आने वाले लोग जो वामपंथियों के शासन में यहाँ पर आए और यहीं बस गए, सरकार के संरक्षण में उन्हें यहाँ बसाया गया, वही लोग सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं और सरकार उनसे यह अपेक्षा करती है कि वो मतदान करें और उसके एवज में उन्हें पूरी छूट होती है कि वो चाहे जितना चाहे मचा सकते हैं वो मचाएं। ऐसा नहीं होता तो जिस प्रकार आज पूरे देश की दूसरी सरकारें
कि कुछ जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार से सभी राज्यों की विचारधाराएं सहमत हो। आज केंद्र में अगर एनडीए की सरकार है तो कुछ राज्यों में विरोधी सरकार भी है। बिल्कुल प्रकाश जी, हम उम्मीद करते थे कि अगर टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते तो ये तमाम जो आरोप और सवाल हैं इनका जवाब देने के लिए वो खुद मौजूद होते, लेकिन हम जानते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट की आज जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा वो, और साथ ही साथ 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग टीम जब संदेश खाली पहुंचेगी तो ये और ज्यादा दबाव ममता सरकार पर बनाएगी कि अब और ढिलाई नहीं बरती जा सकती है शेख शाहजहां को न गिरफ्तार करने के लिए या फिर ढूंढ पाने के लिए। आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी की बनती है कि इतने बड़े मामले के बाद जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी आपका भी और प्रकाश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मसले पर। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम का अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स में घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। को हिमाचल प्रदेश में हुई वोटिंग के बाद से वहां की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है। कांग्रेस के 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद से सुखविंदर सिंह की सरकार खतरे में आ गई है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बागी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, लेकिन भाजपा ने राज्य सरकार के अल्पमत में आ जाने के बाद सीएम से इस्तीफा मांगा है। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच विधानसभा स्पीकर ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित विपक्ष के 15 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। इसके बाद विपक्ष की गैर हाजिरी में सदन में बजट पारित कर सदन को स्थगित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में 6 कांग्रेस विधायकों के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के बाद ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ है। इससे पहले बुधवार सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। सदन से निष्कासित होने के बाद जयराम ठाकुर ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार डिवीजन ऑफ वोट पर बजट पारित नहीं करवा सकती, इसलिए बीजेपी के 15 विधायकों को निकाला गया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों की अनदेखी की है। भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा के अंदर जो विधायकों की संख्या का अगर हम नंबर की बात करें तो 25 है, लेकिन 25 से हमारा आंकड़ा बढ़कर के 34 हो गया जब राज्यसभा का वोट हुआ और उसमें हम जीते हैं। उसके बाद स्वाभाविक रूप से सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट हो गया। 15 विधायक आज, जिसमें मैं भी शामिल हूं, को सस्पेंड किया गया। सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है। ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं।
ऐसी हालत 14 महीनों में होगी कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहां पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। इस बीच कांग्रेस के बागी विधायक पंचकुला पहुंच गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अपने कुनबे को संभालने का है। यहां तक कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व को लेकर उनके ही विधायक सवाल उठाने लगे हैं। यहां तक कि सुक्खू मंत्रिमंडल से विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा तक दे दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार में विधायकों के साथ अनदेखी हुई है, विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। वहीं राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने भाजपा का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वह अब भाजपा के साथ हैं। जिस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। इस बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने 6 बागी कांग्रेस विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई पर सुनवाई पूरी की और फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षों को पूरा समय देकर मैंने सुना है, बहुत सारे तथ्य जो है आर्गुमेंट्स के जरिए आए हैं, मैंने अपना ऑर्डर रिजर्व किया। अब सबकी नजरें केंद्रीय पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और बीएस हुड्डा की मौजूदगी में हो रही कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू के भविष्य पर फैसला होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ नंदिनी मित्तल, प्रकाश पंत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट पर और बात करने के लिए शिमला से जुड़ गए हैं धर्मप्रकाश जी। धर्मप्रकाश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल हो रहा है कुनबा बचाना और साथ ही साथ सरकार बचाना भी? क्या चुनौती बड़ी दिख रही है? काफी मुश्किल, बिल्कुल ऋतु, काफी मुश्किल हो रहा है। और इस मुश्किल से निपटने के लिए कांग्रेस के केंद्रीय आलाकमान के 3 पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा है, डीके शिव कुमार है, साथ ही साथ भूपेश बघेल, उनको भी भेजा गया है। और लगातार जो विधायक है कांग्रेस के, सेसल होटल में यहाँ पर चौड़ा मैदान में एक एक करके विधायकों से मुलाकात की जा रही है। पर्यवेक्षक जो है वो एक एक करके विधायकों से मिल रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि विधायक दल की एक बैठक होगी पर्यवेक्षकों के मौजूदगी में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक एक विधायक से बारी बारी पर्यवेक्षक मिल रहे हैं। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहां पर पहुंचे थे, जो खुद पर्यवेक्षकों से मिले हैं और उसके बाद मिलकर रवाना हो गए हैं। इस बीच बड़ा अपडेट आपको इस वक्त दे दे, विक्रमादित्य सिंह जिन्होंने इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया है। अभी अभी कुछ देर पहले मीडिया से रूबरू होते हुए विक्रमादित्य सिंह और राजीव शुक्ला दोनों ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे को एक तरह से वापस ले रहे हैं, उसे प्रेस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि वो सरकार के साथ हैं, लेकिन संकट की इस घड़ी में जो सरकार है वो प्रदेश हित के लिए काम करेगी, लेकिन उसके लिए सरकार का मजबूत रहना जरूरी है। ये भी विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है। तो कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश कांग्रेस की तरफ से चल रही है, उसमें कम से कम विक्रमादित्य सिंह की तरफ से राहत उन्हें मिलती जरूर नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो 6 बागी विधायक हैं, उनके बारे में फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो हिमाचल से बाहर पंचकुला हरियाणा में हैं और उनसे पर्यवेक्षक जो हैं वो किस तरह से संपर्क कर रहे हैं, उसके बारे में भी औपचारिक तौर पर कुछ भी स्टेटमेंट आया नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उनके मान मनोबल को लेकर और जो बाकी 34 विधायक कांग्रेस के हैं, जिनमें से कुछ विधायकों की नाराजगी की बातें की जा रही थी, उनको मनाने की कोशिश एक तरह से पर्यवेक्षक करते नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री भी यह साफ कर चुके हैं कि उनसे ना कभी किसी ने इस्तीफा मांगा और ना ही उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश की है। सरकार मजबूत है, कांग्रेस एकजुट है और सभी विधायक उनके साथ हैं, ये मुख्यमंत्री का दावा है। ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मप्रकाश जी पूरी जानकारी के लिए। हिमाचल प्रदेश से जो संकट सामने दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, उसमें डैमेज कंट्रोल की जो कोशिश हो रही है उसमें कुछ सफलता मिली है, लेकिन सरकार अभी भी उस संकट से पूरी तरह बाहर निकलती दिखाई नहीं दे रही है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट।
बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट को गैर कानूनी संस्था घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आतंकी नेटवर्क पर सख्ती से प्रहार करते हुए सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर सुमजी गुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर भट्ट गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस समारोह में राष्ट्रपति ने गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया और विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि बेटियां लंबे समय से पीछे थीं, लेकिन अब इस स्थिति में सुधार आ रहा है। स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं। स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। बेटियाँ सदियों से, बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियाँ भी की प्रगति से, बहुत द्रुत गति से और आगे जा रही। इसको उनको प्रोत्साहित करना आप सबका काम है कि नहीं? माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स भारत दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस दौरान बिल गेट्स ने कुपोषण और गर्भवती महिलाओं, बच्चों में एनीमिया के क्षेत्र में किए गए कई प्रयासों और टीबी उन्मूलन में भारत की अग्रणी भूमिका के लिए भारत की सराहना की। बिल गेट्स ने भीष्म आरोग्य मैत्री क्यूब को भी देखा और उनकी खूबियों को भी जाना। आरोग्य मैत्री क्यूब एक पोर्टेबल इमरजेंसी अस्पताल है जिसे प्राकृतिक आपदा आने पर घटनास्थल पर ही 10 मिनट में अस्पताल के रूप में तैयार किया जा सकता है और इससे लोगों की जान बचाई जा सकती है।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के पास मैन पावर तो है ही, साथ ही पीएम के नेतृत्व में विल पावर भी है। उधर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मानेकशॉ सेंटर का भी दौरा किया। हम चाहते हैं कि दुनिया स्वस्थ रहे। हम चाहते हैं कि दुनिया में कहाँ भी युद्ध ना हो। हम चाहते हैं दुनिया में कोई भी जगह पे ह्यूमन क्राइसिस ना हो, लेकिन क्राइसिस की स्थिति हो तब हमारा भीष्म क्यूब सभी को सहयोगी हो और एक ऐसी टेक्नोलॉजी और एक ऐसी यूनिक हॉस्पिटल है जिसका हर संभव हर वक्त उपयोग हो सकता है, इमीडिएट उपयोग हो सकता है। Two of our priorities, in addition, are malnutrition and anemia, and I know those are huge priorities for India. In the case of anemia, we have an infusion, and I was talking with people like Dr. Reddy about making that very low cost. So perhaps a one-time infusion for pregnant mothers could be extremely beneficial, and we're doing a lot of trials, including here in India, to actually confirm that and show that, particularly if we can get the cost down and make that infusion even easier, that will be a great intervention that we'd love to scale up in India and into the entire world. और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प, विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। इतने पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल, उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। BCCI ने खिलाड़ियों की सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी कर दी है। सीजन 2023-24 के लिए जारी की गई इस लिस्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को जगह नहीं मिली है। दोनों खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया था। माना जा रहा है कि इस कारण बोर्ड उनसे नाराज चल रहा है।
A+ ग्रेड में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को रखा गया है। वहीं ग्रेड A में रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, KL राहुल, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या हैं। ग्रेड B में सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल को जगह मिली है। ग्रेड C में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, KS भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और रजत पाटीदार मौजूद हैं। बोर्ड ने इस बार एक नई परंपरा जारी की है। उसने तेज गेंदबाजी अनुबंध भी अलग से दिया है और इस लिस्ट में आकाशदीप, विजय कुमार वैश्यक, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्वत कावेरप्पा शामिल हैं। बीसीसीआई ने इस साल 30 खिलाड़ियों को अनुबंध दिया है। ये 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए है। और अभी की जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें, झारखंड जामताड़ा के कालाझरिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन ने यात्रियों को कुचल दिया है। कुछ मौतों की सूचना भी मिली है। इस घटना से मौतों की सही संख्या की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है, ये बाद में की जाएगी। मेडिकल टीमें और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी हैं। ये पूरी जानकारी जामताड़ा उपायुक्त ने अभी दी है। अब से कुछ देर पहले कालाझरिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन हादसे में कुछ लोगों की मौत हुई है। इस ट्रेन ने कुछ लोगों को कुचल दिया है। हमारे साथ हमारे साथी संवाददाता दिवाकर मौजूद हैं। दिवाकर, क्या अपडेट इस पूरी दर्दनाक घटना पर? देखिए, ये करीब 7 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। आसनसोल रेल मंडल के जो है जामताड़ा एवं मधुपुर रेलखंड के स्टेशन के पास ये हादसा 7 बजे के आसपास हुई है, जब एक ट्रेन जो लोकल ट्रेन थी वो आकर स्टेशन पर रुकती है, कालाझारी रेलवे स्टेशन पर, और उधर से यशवंतपुर रेल जो ट्रेन है सुपरफास्ट ट्रेन वो आ रही होती है। तो जब जनता उस ट्रेन से उतरती है तो वो रोड जो ट्रैक है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है और उसी दौरान ये जो है ट्रेन में जो लोग हैं, कई लोग उसकी चपेट में आ गए। हालांकि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास नहीं आया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों से जो जानकारी मिल रही है तो उन्होंने 2 डेड बॉडी की पहचान की है और 2 लोगों की तो कंफर्म हो गई है और कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। और DRM, APRO जो तमाम आसनसोल जोन के लोग हैं वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और वहां पर राहत और बचाव कार्य का काम तेज कर दिया गया है। जी हाँ, घायलों को वहां से कहां ले जाया गया है अभी तक, और कितने लोगों के घायल होने की भी इस समय सूचना मिल रही है? जो हमारे पास जानकारी है, करीब 1 दर्जन लोग अभी तक कहा जा रहा है कि घायल हुए हैं। उनको उठाकर सबसे पहले जो वहाँ पे GRP के पुलिस होते हैं वहां पर ले जाया गया है और उसके बाद प्रारंभिक उपचार के बाद उनको वहां से जामताड़ा की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ लोगों को आसनसोल की तरफ जो ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको मूव कराया जा रहा है। तो अभी हालांकि उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी है उनके मुताबिक आधा से 1 दर्जन लोग घायल हुए और वहां से उनको इलाज के लिए मूव भी कराया गया है। जी दिवाकर, हम ये भी जानना चाहेंगे अभी स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, रेलवे जो अधिकारी है उनका क्या कहना है इस पूरी घटना पर? देखिए, रेलवे के अधिकारी चूंकि अब आसनसोल से DRM निकल चुके हैं, APRO से मेरी उस समय बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हाँ उनको घटना की जानकारी मिली है, लेकिन ऑफिशियल उनके पास कोई सूचना अभी नहीं है। और इस बीच जब अब अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका मोबाइल फिलहाल नॉट रीचेबल आ रहा है। तो हो सकता है कि वो घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद राहत बचाव का जो कार्य है उसको देख रहे होंगे और घटना की जो पड़ताल है उस पर भी नजर बना रहे होंगे। लेकिन प्रारंभिक जो सबसे बड़ी चीज है, जो लगातार रेलवे के वहां पर जो स्टेशन मास्टर थे उनसे जो हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जो सबसे पहला काम अभी किया जा रहा है कि जो घायल लोग हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया जाए और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें जल्द से जल्द दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। तो ये कोशिश हो रही है और राहत और बचाव का काम जो है वो यहाँ पर फिलहाल तेज कर दिया गया है। जी हाँ दिवाकर, एक बार फिर हम जानना चाहेंगे कि दर्शकों को पता चले कि इस ट्रेन हादसे में किस तरह से लोग इस ट्रेन हादसे के चपेट में आए हैं, अगर आप एक बार फिर बता सकें। देखिए, ये जो ट्रेन हादसा एक लोकल ट्रेन जो जामताड़ा से खुलती है और उसके बाद ये स्टेशन पर पहुंचती है, इस दौरान जो लोग हैं वो एकाएक उतरते हैं और चूंकि अंधेरे का वक्त था तो सामने से जो, और चूंकि मौसम भी झारखंड में फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से ऐसा था कि मौसम में जो हम कह सकते हैं कि बादल के आगोश में है, तो उस तरीके से उसका भी असर थोड़ा सा हो सकता है कि जो देखने में लोगों को उतनी साफ चीजें दिखाई नहीं दी हुई और लोग चूंकि जब घर पहुंचते हैं तो वो आपाधापी में तेज भागने की कोशिश करते हैं। और चूंकि छोटा रेलवे स्टेशन था और वहां पर लोग क्रॉस कर रहे थे और उधर से सुपरफास्ट ट्रेन आ रही थी, उस दौरान ये हादसा हुआ है और 2 लोगों की मौत की अभी पुष्टि हुई है। लेकिन
कहा जा रहा है कि कम से कम आधे से 1 दर्जन लोग इस हादसे में घायल हुए और कई लोग इसमें गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं। जी दिवाकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। अभी तक की इस पूरी घटना पर, इस पर और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। न्यूज़ 8 में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी और जानता रहे कि इस ट्रेन हादसे पर भी और अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे।